ऑनलाइन आ गए हैं सब। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। कल कहाँ तक से हुआ था? सरबपुरी वंश में ठीक है, सरबपुरी वंश का पढ़ रहे थे हम लोग ने, है ना। क्या क्या पढ़ लिया था वहाँ पे कि उनकी उपाधि क्या होती है, ठीक है। उपाधि देख लिए थे क्या होती थी उपाधि? परम भागवत की होती थी। राजकीय चिन्ह गजलक्ष्मी का होता था, ठीक है। और क्या देखा था हमने? ये दो चीज़ देखी थी। सरबपुर जो उनकी राजधानी थी, जो कि किसी किसी ने संबलपुर, किसी ने सारंगढ़ समझा है, लेकिन देखते हैं तो मल्हार ही है वो, ठीक है। ये भी देख लिया था हमने। उसके बाद क्या देखा था हमने कि जो क्षेत्र है बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़, रायपुर, तो ये ट्रायंगल शेप बनता है, उसके बीच में पूरा इनका शासन था, ठीक है। ये भी हो गया। उसके पश्चात क्या देखा था हमने? दो जो नाम है और मिलते हैं, अमरार्य कुल और अमरज कुल। अमरार्य कुल अभिलेखों में और अमरज कुल जो मिलता है वो इनके ही शासक है, व्याघ्रराज, है ना। उनके समय में, उनके ताम्रपत्र, मल्हार ताम्रपत्र में, ठीक है। ये जानकारी समझ में आई? यहाँ तक आपको समझ था? कैलेंडर का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। दो शासक देख लिए थे, सरबराज जो कि संस्थापक थे, है ना। सरबराज जो कि संस्थापक थे, उनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? और एरण अभिलेख में मिलता है, जो भानुगुप्त का है 510 ईस्वी में, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। प्राकृत भाषा का प्रयोग चलता था उस समय, लेकिन इन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। किसमें? अपने सिक्कों पे, ठीक है। इनके दो पुत्र कौन कौन से थे? एक महेंद्र था और एक नरेंद्र था, ठीक है। महेंद्र के बारे में हमने क्या देखा कि ये वही महेंद्र हो सकता है। अधिकतर संभावना है कि ये वही महेंद्र था जब समुद्रगुप्त छत्तीसगढ़ आया था, दक्षिण कौशल में उन्होंने जिनको पराजित किया था, ठीक है। दो शासक देख लिए थे। तीसरा शासक जो इनका छोटा पुत्र था सरबराज का, क्या था? नाम क्या था? नरेंद्र, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से सुनना स्टार्ट करना, ठीक है, कल से जो आगे की क्लास चल रही है, ठीक। तो जो तीसरे शासक जो आ जाते हैं महेंद्र के पश्चात, वो है नरेंद्र। नरेंद्र कौन है? सरबराज के छोटे पुत्र है, ठीक है। तो नरेंद्र का हमको छत्तीसगढ़ में 3 ताम्रपत्र प्राप्त होता है। 3 ताम्रपत्र। पहला ताम्रपत्र है पीपरदुला, जो पढ़े थे सरबराज के समय, है ना। सरबराज का उल्लेख है उसमें, सरबराज गोपराज का नाना, वही वाला पीपरदुला ताम्रपत्र, ठीक है। पीपरदुला कहाँ पे बताया था? बिलाईगढ़ में, सारंगढ़ बिलाईगढ़ वाले में, ठीक है। तो ये जो पीपरदुला ताम्रपत्र है, जब नरेंद्र शासक बना ना, तो जब शासन करना उसने प्रारंभ किया, तो जब तीसरा साल हुआ ना उसके शासन का, तो तीसरे वर्ष में इसने वो प्रचारित किया था, ठीक है। पहला पीपरदुला ताम्रपत्र। दूसरा ताम्रपत्र कौन सा है? कुरुदपट्ट ताम्रपत्र। दूसरा ताम्रपत्र है कुरुदपट्ट ताम्रपत्र, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको एक कुरुद ताम्रपत्र मिलेगा, दोनों सेम ही है। कहाँ से मिला है? धमतरी से। और ये जब नरेंद्र 24 साल हो चुका था उसको शासन करते हुए, उस समय इसने प्रचारित किया था, ठीक है। तीसरा जो ताम्रपत्र है वो अभी कुछ समय तक अज्ञात था कि कहाँ से मिला है करके, ठीक है। कुछ समय पहले ये जानकारी मिलती है ना। इतिहासकारों को ये पता चलता है कि जो तीसरा ताम्रपत्र है वो एक जगह है रवन, रवन, ठीक है। आपको वो रावण भी दिखेगा कहीं कहीं पे। रवन एक जगह है बलौदा बाजार में, ठीक है, रवन, ठीक है, बलौदा बाजार में। वहां से जो है तीसरा ताम्रपत्र प्राप्त हुआ। तो नरेंद्र के 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, पीपरदुला से, कुरुदपट्ट से और तीसरा रवन से, ठीक है। रवन वाला पहले अज्ञात था, लेकिन अब पता चल चुका है कि कहाँ से मिला है, ठीक है। उसके पश्चात नरेंद्र के समय में ही सरबपुरी शासकों की वंशावली प्रारंभ हुई है। इससे पहले जो था, सरबवंशी शासकों की कोई भी वंशावली नहीं थी। वंशावली का अर्थात क्या होता है? वंशावली जिसमें क्रमवार शासकों का विवरण है कि पहले कौन सा शासक आया, उसके पश्चात कौन आया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो वंशावली किसके समय में प्रारंभ हुई? नरेंद्र के समय में, ठीक है। इतनी जानकारी मिल गई। और ये जो लास्ट वाला ताम्रपत्र था रवन वाला,
उसमें नरेंद्र स्वयं को परम भागवत कहता है। उसकी उपाधि क्या थी? परम भागवत। अपने आप को परम भागवत बता रहा है। अब भागवत ये जो शब्द है ना, ये जहाँ कहीं पे भी आपको प्रयोग में मिलेगा जिस भी शासक के लिए, तो समझ जाना कि वो वैष्णव धर्म का है। विष्णु की पूजा करने वाला है ना, भगवान विष्णु की पूजा करने वाला है। परम भागवत, उपाधि क्या थी? परम भागवत। तो उसका धर्म क्या रहेगा? वैष्णव धर्म। और हमने पहले ही कल की क्लास में बता चुका है मैंने आपको कि सरबपुरी शासक वैष्णव धर्म के ही थे। ठीक है, तीसरे शासक का समझ आया, नरेंद्र का। ठीक है, 3 ताम्रपत्र हैं और वंशावली प्रारंभ हुई, परम भागवत उपाधि। चौथा शासक आप लोग देखोगे यहाँ पे प्रसन्न मात्र। ठीक है, क्योंकि नरेंद्र का जो पुत्र था उसका नाम था प्रसन्न मात्र, तो नरेंद्र के पश्चात शासक कौन बनेगा चौथे क्रम का? प्रसन्न मात्र बनेगा। ठीक है, जो कि मात्र प्रसन्न रहने वाला है, तो प्रसन्न मात्र बन गया। अब प्रसन्न मात्र क्या था? गुड इवनिंग सबको, है ना। प्रसन्न मात्र कौन था? नरेंद्र का पुत्र था, और ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था। ठीक है, क्या था? बहुत ही शक्तिशाली शासक था। कौन? प्रसन्न मात्र। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं कि इसने जो है सोने के सिक्के चलाए और साथ में चांदी के भी सिक्के चलाए। किसने? प्रसन्न मात्र ने। प्रसन्न हो गया। प्रसन्न हो गया तो खुशी में क्या करेगा? सोना और चांदी ही तो बांटेगा ना। ठीक है, तो सोने के सिक्के कैसे चलाए इसने? शासक था लेकिन मूर्ख नहीं था। ठीक है, तो सोने का जो सिक्का है वो प्योर सोने का नहीं था, उसमें सोने का पानी चढ़ा हुआ था। सोने की परत थी, पतली सी परत थी, और सिक्का भी पतला था। ठीक है, तो पतला सिक्का था जिसमें सोने का पानी या परत चढ़ा हुआ था। एक प्रकार का ये सिक्का हुआ। दूसरा सिक्का जो था वो चांदी का था। सिक्का चला कौन रहा है? प्रसन्न मात्र। ठीक है, 2 टाइप के सिक्के इसने चलाए। सिक्कों पर था क्या? सिक्कों पर था, 2 साइड की बात नहीं कर रहा, सिक्के का एक ही परत। ठीक है, उसमें सिक्के के ऊपरी भाग पे गरुड़ का चिन्ह था। सिक्के के ऊपरी भाग पे गरुड़ का चिन्ह था। ठीक है, और जो निचला हिस्सा है उसके एक ओर क्या था? शंख था, और एक ओर चक्र था। समझ गए? दोनों ओर की बात नहीं कर रहा सिक्कों के, सिक्कों के एक परत की ही बात कर रहा, जिसमें ऊपर गरुड़ था, नीचे की तरफ एक और शंख था, एक और चक्र था। अगर किसी के घर में भागवत हुआ होगा, है ना, लोगों को पता होगा, अगर भागवत होता है ना, उसके बाद जो अंत दिन होता है, अंतिम दिन होता है जिस दिन, है ना, उस दिन क्या करता है, जो पुजारी या ब्राह्मण रहता है जो भागवत करवाता है, वो उसके पास एक छोटा सा साचा रहता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, जिनके घर में हुआ होगा, छोटा सा साचा रहता है, उसको वो क्या करता है? गर्म करता है। ठीक है, और उसके पास एक लेप रहता है, वो चंदन का लेप रहता है। ठीक है, तो साचे से क्या करता है? कंधे की दोनों ओर, है ना, एक और शंख और एक और चक्र का वो निशान बनाता है, और उसके ऊपर चंदन लगाया जाता है, गीला वाला। ठीक है, बाद में वो निशान क्या है? उभर के आता है, शंख और एक और चक्र। ठीक है, तो वो निशान क्या है? उभर के आता है। ठीक है, ये ऐसी जानकारी है, जिनके घर में हुआ होगा भागवत पुराण उनको मालूम होगा। तो ये वही शंख और चक्र है, ऊपर गरुड़, नीचे शंख और चक्र। ठीक है, शासक कौन है? प्रसन्न मात्र है। ठीक है, सिक्के चला लिए उसने, शक्तिशाली शासक है। सिक्कों पे चिन्ह भी देख लिया हमने। उसके बाद क्या है? सिक्कों की श्रेणियां होती हैं। जैसे हमने मौर्यकालीन सिक्कों की श्रेणी पढ़ी थी, गोनगल श्रेणी, आपको याद होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या है? जो सिक्कों की श्रेणी है वो पेटिका। सिक्कों की श्रेणी क्या है? पेटिका। पेटिका लिपि, सिक्कों पे जो लिखावट है वो पेटिका लिपि है। ये भी समझ आ गया आप सबको? ठीक है, उसके बाद देखना निडिला नदी। नहीं समझ आया? लीलागर नदी, लीलागर या लीलागार नदी, उसी का एक और नाम क्या है? निडिला नदी। उसके तट पर इसने एक नगर बसाया। ठीक है, लीलागर नदी है, निडिला नदी, उसके तट पर इसने नगर बसाया। क्या हो गया? ठीक है, नगर बसाया। अब शासक कौन है यहाँ पे? प्रसन्न मात्र है, तो नगर कौन सा बसाएगा? अपने ही नाम से, प्रसन्नपुर। ठीक है,
अपने ही नाम से कौन सा नगर बसाया इसने? प्रसन्नपुर। ठीक है, और ये प्रसन्नपुर मल्हार में ही है। जो सरभपुर जो पढ़ रहे हैं, प्रसन्नपुर, मान के चलो कि ये सरभपुर और प्रसन्नपुर एक ही है। ठीक है, इस समय इसने नाम बदल दिया है ना, एक नगर बसा लिया कुछ दूरी पर, उसका नाम क्या डाल दिया इसने? प्रसन्नपुर। क्या नाम रखा अपने नाम पर? प्रसन्नपुर। ठीक है, और जगह कहाँ पे है? मल्हार में है। लीलागर नदी, जब पिछले टाइम मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, ठीक है, लीलागर नदी कोरबा की पूर्वी पहाड़ी से निकलती है। कोरबा, अगर मैप ध्यान में आ रहा होगा, कोरबा के नीचे कौन सा दो जिला है? एक और है बिलासपुर, एक और जांजगीर चांपा। तो कोरबा की पूर्वी पहाड़ी से लीलागर नदी निकलती है, नीचे दक्षिण की ओर आती है। ठीक है, तो क्या है? बिलासपुर और जांजगीर चांपा का विभाजन करती है, उसकी सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, लीलागर नदी बिलासपुर और जांजगीर चांपा का सीमा रेखा बनाती है और अंत में जाके शिवनाथ नदी में मिल जाती है। ये वही लीलागर नदी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनके दो पुत्र थे प्रसन्न मात्र के दो पुत्र। पहला है बड़ा पुत्र जयराज, दूसरा पुत्र है मनमात्र। पहला पुत्र कौन है? जयराज। दूसरा पुत्र कौन है? मनमात्र। ठीक है, तो अब जो प्रसन्न मात्र है उसके पश्चात कौन शासक बनेगा? बड़ा पुत्र ही बनेगा। बड़े पुत्र का नाम क्या है? जयराज है। ठीक है, कौन से क्रम का शासक हो गया? जयराज। पांचवें क्रम का। पहला हम लोग ने देखा सरभराज, उसके बाद उसका बड़ा पुत्र महेंद्र, उसके बाद उसका छोटा पुत्र नरेंद्र, चौथा नरेंद्र का एक पुत्र प्रसन्न मात्र। अब प्रसन्न मात्र का बड़ा पुत्र जयराज। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, तो पांचवा शासक जो हम देखेंगे वो है जयराज। जयराज की उपाधि क्या थी? परम भागवत की उपाधि थी। जयराज की उपाधि क्या थी? परम भागवत की उपाधि धारण की थी इसने। अब देखिए, परम भागवत आ गया, कौन सा शब्द आया? भागवत आ गया ना शब्द, भागवत शब्द आ गया तो भागवत शब्द आ गया यहाँ पे, तो कौन से धर्म का अनुयायी होगा ये? वैष्णव धर्म को मानने वाला होगा। वैष्णव धर्म को मानने वाला मतलब विष्णु जी की पूजा करने वाला। ठीक है, शक्तिशाली शासक था, पहले ही बता चुका हूँ, है ना। इसने इस समय जो सरभपुरी राज्य है इसको बहुत ज़्यादा विशाल कर लिया था। ठीक है, मतलब चारों दिशाओं में और भी ज़्यादा फैला लिया था इसने। तो मैंने क्या बताया था? बिलासपुर, बिलासपुर से रायगढ़, रायगढ़ से रायपुर, रायपुर से फिर बिलासपुर, ये था इनका शासन क्षेत्र। तो इसने क्या किया था? बिलासपुर के थोड़ा सा पूर्वी दिशा में चलेंगे या उल्टे हाथ की ओर तो क्या मिलेगा? मुंगेली। ठीक है, तो इसने अपना जो राज्य है मुंगेली तक ले लिया था। किसने? जयराज ने। ठीक है, समझ गए? थोड़ा सा विशाल कर लिया था और मुंगेली तक इसने अपना शासन फैला लिया था। एक और विवरण मिलता है, एक जानकारी मिलती है कि इसने आरंग को, ठीक है, जो कि रायपुर में ही है लेकिन बाहरी हिस्सा है, आरंग को भी इसने अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। ठीक है, आरंग को भी इसने अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, जयराज की जानकारी हो गई इतनी। परम भागवत उपाधि वैष्णव धर्म का था। ठीक है, क्या किया था इसने? अपने राज्य को और विशाल कर लिया था। उस तरफ देखे तो मुंगेली को अपने राज्य में मिला लिया था, इस तरफ देखे तो आरंग को भी इसने सम्मिलित कर लिया था। ठीक है, इसके बाद जब 15 सालों तक जब इसने शासन कर लिया, किसने? जयराज ने, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। जयराज की मृत्यु हो गई। जयराज का कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, जयराज का क्या नहीं था? पुत्र नहीं था, वह निसंतान था। तो उसके बाद शासक कौन बनेगा? प्रसन्न मात्र के दो पुत्र थे, जयराज। जयराज तो शासक बन गया। उसके पश्चात उसका कोई पुत्र नहीं, तो प्रसन्न मात्र का छोटा बेटा, जयराज का अनुज, छोटा भाई, कौन? मनमात्र। तो वो 6वें नंबर का शासक रहेगा सरभपुरी राजवंश में। कौन? मनमात्र। ठीक है, तो 6वां शासक कौन आ गया सरभपुरी राजवंश में? मनमात्र आ गया। मनमात्र के हमें 3 ताम्रपत्र मिलते हैं। मनमात्र के हमको 3 ताम्रपत्र मिलता है, जिसमें से एक ताम्रपत्र जो है वो आरंग से मिलता है। 3 ताम्रपत्र मिले, पहला जो मिलेगा एक वो आरंग से मिलेगा, बाकी जो 2 है वो मल्हार से मिलेगा। एक आरंग से मिल गया, बाकी जो 2 है वो मल्हार से मिल गया। ठीक है, अब इनकी एक विशेष बात है जो क्वेश्चन में आता भी है। ठीक है,
इसने एक नगर बसाया था, ठीक है, इसने एक नगर बसाया था। नगर का नाम क्या था? दुर्ग, जो जानते हैं ना अभी, दुर्ग जो शहर है, जो जिला है, जो संभाग है, ठीक है। तो दुर्ग नगर किसने बसाया था? मनमात्र ने बसाया था। और दुर्ग नगर बसाने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया था? मनमात्र का दूसरा नाम दुर्गराज, ठीक है। मनमात्र ने एक नगर बसाया, उस नगर का नाम उन्होंने क्या दिया? दुर्ग दिया। इसके पश्चात इनका एक द्वितीय नाम पड़ जाता है मनमात्र का, दुर्गराज, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? मनमात्र के 3 पुत्र थे, मनमात्र के 3 पुत्र थे। पहला जो पुत्र था उसका नाम था सुदेवराज, पहला जो पुत्र था उसका नाम था सुदेवराज। दूसरा पुत्र जो था वो प्रवर राज प्रथम, प्रवर सेन नहीं है, प्रवर सेन वाला कहाँ पे है? वाकाटक में, ठीक है। ये प्रवर राज है। पहला पुत्र सुदेवराज, दूसरा पुत्र प्रवर राज, तीसरा पुत्र व्याघ्रराज। समझ गए? अब आया व्याघ्रराज। इसी के मल्हार ताम्रपत्र में अमरज कुल बताया गया है, अमरज कुल इसी के ताम्रपत्र में बताया गया, ये वही व्याघ्रराज है, ठीक है। जो सरबपुरी वंश को एक अलग नाम जो बताया गया है अमरज कुल, इसी व्याघ्रराज के ताम्रपत्र में, मल्हार ताम्रपत्र में, ठीक है। तो मनमात्र के बारे में क्या जानकारी मिलती है कि इनके 3 ताम्रपत्र मिलते हैं, उसमें से एक जो है वो कहाँ पे मिला? हारंग में, बाकी जो 2 है वो मल्हार में मिले, है ना। इसने एक नगर बसाया, नगर का नाम इसने रखा दुर्ग, और इससे स्वयं इसका नाम क्या पड़ गया? दुर्गराज, ठीक है। 3 पुत्र थे इसके, सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम और व्याघ्रराज। तो मनमात्र के पश्चात कौन शासक बनेगा? सुदेवराज। कौन से नंबर का शासक हो गया ये? 7वें नंबर का, ठीक है। 6 शासक पढ़ लिया ना हमने, अब 7वें नंबर का शासक कौन हो गया? सुदेवराज हो गया। सुदेवराज के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ये सर्वाधिक जो ताम्रपत्र मिले हैं सरबपुरी राजवंश में, सर्वाधिक जो ताम्रपत्र मिले हैं सरबपुरी राजवंश में, ठीक है, वो किसके समय में मिले हैं? सुदेवराज के समय में, ठीक है। सुदेवराज के समय में सर्वाधिक ताम्रपत्र कितने? 8 ताम्रपत्र मिले हैं सुदेवराज के समय में, ठीक है। उसमें से जो 6 ताम्रपत्र हैं वो कहाँ से मिले हैं? मल्हार से। जो 6 ताम्रपत्र हैं वो कहाँ से मिले हैं? मल्हार से। और बाकी के जो 2 ताम्रपत्र हैं वो सिरपुर से मिले हैं। अब एक चीज़ ये देखना कि यहाँ पे सिरपुर पहली बार आ रहा है ना छत्तीसगढ़ में, इससे पहले कुछ उल्लेख था क्या? हम लोग ने अपने जितने भी राजवंश अभी पढ़े, सिरपुर का केवल वो जो बौद्ध, वहाँ पे जो बौद्ध संघाराम मिले हैं, जो स्तूप मिला है, बस उसी में था, ठीक है। इसके पहले सिरपुर का नहीं, तो यहाँ से सिरपुर जुड़ जा रहा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में, प्राचीन स्थान में, इतिहास में यहाँ से अब सिरपुर का अस्तित्व सामने आ रहा है, ठीक है। सर्वाधिक ताम्रपत्र 8 मिले, 2 मिला मल्हार में, 6 मल्हार में, 2 मिला सिरपुर में, ठीक है। इसके ताम्रपत्र में जानकारी क्या मिलती है कि इसने आरंग पर भी शासन किया है। जो आरंग क्षेत्र है वहाँ पर भी इनका शासन रहा है। किनका? सुदेवराज का, ठीक है। चलिए, सुदेवराज का शासन रहा है। अब सिरपुर कैसे? जब इसकी नज़र सिरपुर पर पड़ी है ना, तब इन्होंने सिरपुर जो क्षेत्र है ना, उसको थोड़ा सा समृद्ध किया, उसको अच्छे से बसाया, है ना। जिन चीज़ों की कमी थी वहाँ पे, उन चीज़ों की उपलब्धता वहाँ पे कराई इन्होंने। एक प्रॉपर एक नगर बनाया उसको, ठीक है, सिरपुर को, ठीक। तो जब ये हो गया, सिरपुर को अच्छे से इसने समृद्ध कर लिया, वासित किया। उसके पश्चात क्या हुआ? उसके पश्चात जो है एक शासक, जो अंतिम शासक था, कौन? राजर्षि तुल्य कुलवंश में, पता होगा ना, जिसका आरंग ताम्रपत्र मिला था, भीमसेन द्वितीय, ठीक है। भीमसेन द्वितीय। सन क्या देख रहे थे इसका? उसका 600 ईस्वी, मतलब 601, 602 ऐसा। तो उसने क्या किया, जब देखा कि सिरपुर अच्छे से हो चुका है, बन चुका है,
तो उसने सिरपुर पर आक्रमण किया, सिरपुर पर आक्रमण किया। तो जब सुदेवराज को इसकी जानकारी मिली तो सुदेवराज ने उसको परास्त किया। ठीक है, आक्रमण किस पर किया इसने? सिरपुर पर और सुदेवराज पर। तो सुदेवराज ने इसको पराजित किया, किसको? भीमसेन द्वितीय को। और उसके बाद जो सिरपुर है उसको अपनी द्वितीय राजधानी बना दी, है ना। अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम सिरपुर को अपनी द्वितीय राजधानी, प्रथम राजधानी बनने से पहले ही जो सिरपुर है वो द्वितीय राजधानी बनी है। ठीक है, द्वितीय राजधानी किसने बनाया? सुदेवराज ने। अब द्वितीय राजधानी बना दिया है तो वहाँ पे किसी ना किसी को तो वहाँ पे रखेगा ना, वहाँ की देखभाल के लिए। तो जो इसका जो छोटा भाई था दूसरे नंबर पे, क्या नाम था? प्रवरराज प्रथम। तो सुदेवराज ने क्या किया, जब सिरपुर को राजधानी बना दी तो प्रवरराज प्रथम को वहाँ पे गवर्नर नियुक्त कर दिया इन्होंने। ठीक है, प्रवरराज को गवर्नर नियुक्त कर दिया। किसने किया? सुदेवराज ने। प्रवरराज प्रथम कौन? सुदेवराज का छोटा भाई, मंझला वाला, दूसरे नंबर का। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। एक चीज और लिख लेना, सुदेवराज का ये निसंतान था। ठीक है, निसंतान था, कोई भी पुत्र नहीं था। तो सुदेवराज के बारे में जानकारी मिल गई। सर्वाधिक ताम्रपत्र 8 मिले हैं, 6 मिले हैं मल्हार से, 2 मिला है सिरपुर से। आरंग में इसने शासन किया था। ठीक है, सिरपुर को जब इसने अच्छे से आवासित कर लिया उस समय राजर्षि तुल्य कुलवंश के भीमसेन द्वितीय का आक्रमण हुआ, जिससे इनको लगा कि इस क्षेत्र को खतरा है। तो सुरक्षा की दृष्टि से उसको द्वितीय राजधानी बना दिया इसने और वहाँ पे अपने अनुज प्रवरराज प्रथम को गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, सुदेवराज का कोई पुत्र नहीं था, संतान ही नहीं थी, है ना। तो ये निसंतान था। यहाँ तक समझ आया। अब सुदेवराज के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लिखना, है ना। यहाँ से आगे समझ आएगा सुदेवराज का जो सामंत था, सुदेवराज के दरबार में उसका कुछ सामंत था, उसका नाम था इंद्रबल। ये नाम याद रखना, ठीक है, अभी आगे पूछूंगा। सुदेवराज के दरबार में जो सामंत था सुदेवराज का, वो कौन था? इंद्रबल था। कितने शासकों के बारे में पढ़ लिया हमने? 7 शासकों के बारे में। ठीक है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, हो गया। सात शासकों के बारे में पढ़ लिए, है ना। सुदेवराज 7वां था। सुदेवराज का कोई पुत्र था क्या? नहीं था। तो उसका जो पुत्र है, जो कि नहीं है ना, वो थोड़ा ना शासक बनेगा। तो अब कौन शासक बनेगा? सुदेवराज का छोटा भाई। तो 8वें क्रम में कौन शासक आ जाएगा? प्रवरराज प्रथम। ठीक है, कौन शासक आ जाएगा 8वें नंबर पे? प्रवरराज प्रथम। तो 8वें नंबर पे शासक लिखेंगे प्रवरराज प्रथम। ठीक है, चलिए, प्रवरराज प्रथम, इसके 2 ताम्रपत्र मिलते हैं। ठीक है, 2 ताम्रपत्र मिलते हैं, किसके? प्रवरराज प्रथम के। दो ताम्रपत्र मिल गए। ठीक है, एक जो है वो कहाँ से? मल्हार से मिला। एक जो है वो कहाँ से मिला?
ठाकुर दिया, ठाकुर दिया, ये ठाकुर दिया है कहाँ पे? ये ठाकुर दिया है जांजगीर चांपा में, ठीक है, जांजगीर चांपा में नवागढ़ तहसील में है। ठाकुर दिया कहाँ पे है? जांजगीर चांपा में है। शासक कौन सा पढ़ रहे हैं? 8वें नंबर पर। नाम क्या है? प्रवरराज प्रथम, ठीक है। 2 ताम्रपत्र मिले हैं, एक मिला है मल्हार से, दूसरा मिला है ठाकुर दिया से। ठाकुर दिया कहाँ पे है? नवागढ़ तहसील जांजगीर चांपा में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये शासक कब बनेगा? जब सुदेवराज की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो जब सुदेवराज की मृत्यु हो गई है ना, सुदेवराज की मृत्यु के पश्चात शासक बना। तो इसने क्या किया? देखो सुदेवराज ने इसको कहाँ पे गवर्नर नियुक्त किया था? सिरपुर में। कहाँ पे गवर्नर नियुक्त किया था? सिरपुर में, जो सुदेवराज की दूसरी राजधानी थी। तो इसने क्या किया? राजधानी को स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। राजधानी कहाँ थी इससे पहले? सरबपुर में। राजधानी को स्थानांतरित किया और किसको अपनी राजधानी बना ली? किसको अपनी राजधानी बना ली? सिरपुर को। सिरपुर को अपनी राजधानी बना ली। किसने? प्रवरराज प्रथम ने, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब एक बात देखो, सिरपुर राजधानी बन गई, स्थानांतरित किया ना राजधानी को, तो सरबपुर वाला जो क्षेत्र है वो शासक विहीन हो गया, जिससे क्या हो गया? जिससे क्या हो गया? सरबपुर वाला जो क्षेत्र है शासक विहीन हो गया, ठीक है। शासक विहीन हो गया। तो अब शासक विहीन हो गया तो क्या होगा? एक नाम लिखना यहां पे, ठीक है। सूरबल, एक नाम व्यक्ति आता है यहां पे, स है ना, सूरबल। सूरबल, सूरबल जो था ना, ये पांडुवंशी था और उड़ीसा का था, ठीक है। सूरबल ब्रैकेट में लिख लेना, पांडुवंशी, ठीक। तो ये जो सूरबल था, इसको जब जानकारी मिलती है कि सरबपुर वाला जो क्षेत्र है वो शासक विहीन हो गया है, वहाँ पे तो कोई शासन करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सरबपुरी शासक थे वो कहाँ पे आ गए थे? वो तो सिरपुर में आ गए थे, ठीक है। तो जब उड़ीसा के एक पांडुवंशी थे सूरबल, उनको जब ये जानकारी मिलती है तो वो क्या करते हैं? सरबपुर पे जाके अधिकार कर लेते हैं। सूरबल नाम ध्यान से, वो इंद्रबल था, जो सामंत था सुदेवराज के दरबार में, वो इंद्रबल था, ठीक है। ये सूरबल है। तो इसने क्या किया? इसने अधिकार कर लिया। कहाँ पे अधिकार किया? सरबपुर पे, मल्हार में, ठीक है। तो जब इसकी जानकारी मिलती है किसको? जब इसकी जानकारी मिलेगी, जब इसकी जानकारी किसको मिलेगी? प्रवरराज को। जानकारी प्रवरराज को मिलती है तो वो क्या करते हैं? प्रवरराज को मिलती है तो प्रवरराज सूरबल पर आक्रमण करके, है ना, सूरबल पर ये आक्रमण करते हैं और उसको परास्त करते हैं, ठीक है। ये परास्त हो जाता है सूरबल। सूरबल परास्त हो गया। अब जो सरबपुरी जो क्षेत्र है, सरबपुर जो क्षेत्र है, वापस से किसके अधीन आ गया? प्रवरराज के। तो प्रवरराज क्या करता है? यहाँ पे सरबपुर में अपने अनुज को, है ना,
नहीं, यहाँ से मत लिखो, समझ नहीं आएगा, है ना। परास्त करने के बाद जो प्रवर राज है वो क्या करता है, सरभपुर में अपने अनुज, अनुज का नाम क्या है, व्याघ्रराज, व्याघ्रराज को क्या बना देता है, यहाँ पे गवर्नर नियुक्त कर देता है ना। गवर्नर नियुक्त कर देता है, जैसे कि सुदेवराज ने प्रवरराज को किया था, वैसे ही प्रवरराज ने अपने छोटे भाई व्याघ्रराज को, कहाँ पे, सरभपुर में, क्योंकि वो खतरे में था। कहानी समझ में आई सबको, कहानी सबको समझ में आई, ठीक। चलिए, यहाँ तक समझ आया कि 2 ताम्रपत्र मिले हैं प्रवरराज के, एक मल्हार से, एक ठाकुर दिया से। ठाकुर दिया जांजगीर चांपा में है ना। सुदेवराज की मृत्यु के पश्चात जब ये शासक बनता है प्रवरराज प्रथम, तो ये अपनी राजधानी स्थानांतरित कर देता है, क्योंकि ये गवर्नर ऑलरेडी रहता है। गवर्नर कहाँ पे, सिरपुर में, तो ये सिरपुर को ही अपनी राजधानी बना लेता है सरभपुर से हटा के, जिससे सरभपुर वाला क्षेत्र शासकविहीन हो जाता है। जब इसकी जानकारी किसको मिलती है, पांडुवंशी शासक या पांडुवंशी को एक नाम है उसका सूरबल, तो जब उसको जानकारी मिलती है तो सरभपुर क्षेत्र में आता है और अधिकार कर लेता है, ठीक है। तो जब ये इसकी जानकारी प्रवरराज को मिलती है तो प्रवरराज उस पर आक्रमण करके सूरबल पर फिर से सरभपुर को अपने अधिकार में लेता है और उस पर सरभपुर में अपने छोटे भाई व्याघ्रराज को गवर्नर नियुक्त कर देता है, ठीक है। अब राजधानी में कौन बैठा है, प्रवरराज, और सरभपुर में कौन बैठा है, छोटा भाई। तो अब दोनों जगह सुरक्षित है, ठीक है। लेकिन इसके बाद है ना जो इंद्रबल था, इंद्रबल जान गया ना, इंद्रबल यहां पे भी सामंत रहता है। जैसे सुदेवराज के दरबार में सामंत था इंद्रबल, तो उसके पश्चात इसके छोटे भाई जब प्रवरराज शासक बना तो इसके दरबार पे भी सामंत कौन है, इंद्रबल है, ठीक है। तो इंद्रबल ने इंद्रबल ने समय देखकर क्या किया, इसने उचित समय देखकर उचित समय पाकर इसने क्या किया, दक्षिण कोसल, है ना, इसने पूरा दक्षिण कोसल, दक्षिण कोसल समझ गया ना, मैदानी क्षेत्र जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये मैदानी क्षेत्र, ठीक है। तो दक्षिण कोसल के पूर्वी भाग समझ गए, पूर्व वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसने क्या किया, दक्षिण कोसल के पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया, पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और क्या किया इसने, अधिकार करके पांडु वंश की नींव रखी। समझ गए कि पांडु वंश कहां से आया, पांडु वंश की नींव रखी, अपनी राजधानी इसने क्या बनाई, किसने, इंद्रबल ने, अपनी राजधानी इसने बनाई सिरपुर को ही, क्योंकि सिरपुर उस समय मल्हार से ज़्यादा विकसित था, क्योंकि ऑलरेडी प्रवरराज की राजधानी थी वो, ठीक है। तो इसने राजधानी क्या बनाई, सिरपुर को, ठीक है। और इसने एक नगर बसाया, नगर बसाया, नगर का नाम क्या है, इंद्रपुर, अपने नाम से, है ना, इंद्रबल है तो इंद्रपुर। तो ये इंद्रपुर कौन सा है, कौन सा नगर है, यही तो खरौद है, जो पढ़ते हैं ना, यही तो खरौद है, ठीक। ये जानकारी समझ में आई। अंतिम शासक कौन हो गया, तो यहाँ पे प्रवरराज प्रथम। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, आपको ये जो प्रवरराज प्रथम है यही आपको सेकंड भी मिलेगा, प्रवरराज सेकंड, कहीं कहीं पे आपको
प्रवरराज प्रथम मिलेगा, कहीं कहीं पे द्वितीय मिलेगा, दोनों इसी की बात हो रही है। बुक में लिख दिए रहते हैं प्रथम से द्वितीय, लेकिन द्वितीय कहाँ से आया वो क्लियर नहीं किए रहते हैं, तो हम क्या करते हैं प्रथम ही लेके चलेंगे इसको। ठीक है, व्याघ्रराज का यहाँ पे क्या होता है उससे लेना देना नहीं है, यहाँ पे पांडुवंश आ गया। ठीक, तो सुदेवराज के प्रवरराज के बारे में क्या देखे हमने, क्या देखा, 2 ताम्रपत्र ठाकुर दिया से मल्हार से सुदेव की मृत्यु के पश्चात बनता है। इसने अपनी राजधानी सिरपुर ही रखी, ठीक है, जिससे सरभपुर क्षेत्र शासकविहीन हो गया। तो सूरबल जो कि था पांडुवंश का उड़ीसा में, उसने इस क्षेत्र को खाली देखकर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। इसकी जानकारी जब प्रवरराज को होती है तो उस पर आक्रमण करके क्षेत्र को वापस छीन लेता है और अधिकार करके अपने छोटे भाई को यहाँ पे गवर्नर नियुक्त करता है, व्याघ्रराज को। ठीक है, और जो इंद्रबल सुदेवराज के दरबार में जो सामंत था वो प्रवरराज के दरबार में भी सामंत ही था। ठीक है, तो इसी इंद्रबल ने एक समय देख के, उचित समय देख के, जो दक्षिण कोसल का जो क्षेत्र है उसका जो पूर्वी हिस्सा है पूर्वी हिस्सा हम समझेंगे कौन सा, रायगढ़ सारंगढ़ बिलाईगढ़ वाला क्षेत्र, तो पूर्वी हिस्से पे इसने अपना नियंत्रण कर लिया। ठीक है, और वहाँ पे पांडुवंश की नींव रखी। अब वो नींव जो रखी धीरे 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 फैल के यहाँ पे पांडुवंश आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पांडुवंश ही पढ़ेंगे। समझ गया कि पांडुवंश कैसे आया। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बता दे रहा हूँ। हाँ, इंद्रबल के बारे में, इंद्रबल ने अपनी राजधानी किसको बनाई, सिरपुर को ही बनाई, कहीं कहीं पे श्रीपुर मिलेगा। ठीक है, तो श्रीपुर और सिरपुर एक ही है। श्रीपुर कहाँ से तक कैसे हुआ और सिरपुर कब बना वो आगे बताऊंगा। ठीक है, वो कलचुरी काल में समझ आएगा आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिरपुर लेके चलना। इसने एक नगर बसाया इंद्रबल ने अपने ही नाम से, इंद्रपुर, जो अभी देखते हैं वर्तमान समय में तो उसका नाम क्या है, खरौद है। ठीक है, वही खरौद, खरदूषण वाला हो गया। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख लेना जो अभी आ रहा है ना, जो अभी एग्जाम में आता है। ठीक है, इस समय है ना राज्य था, जैसे सरभपुर राज्य है, राज्य के अंडर में क्या था राज्य किससे मिलके बना हुआ था, संभाग से, जैसे अभी भी बना रहता है। तो संभाग को क्या कहा जाता था उस समय, राष्ट्र कहा जाता था। संभाग को क्या कहा जाता था, राष्ट्र कहा जाता था। ठीक है, अब संभाग किससे मिलकर बना हुआ होता था, जिले से। तो यहाँ पे जिले को क्या कहा जाता था, आहार कहा जाता था, खाने वाला। ठीक है, जिला खा खा के संभाग बनेगा, तो संभाग को राष्ट्र कहा जाता था, जिले को क्या कहा जाता था, आहार कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद जो आता है जिला किससे बनता है, तहसील से। ठीक है, तो तहसील को क्या कहा जाता था यहाँ पे, भक्ति या भुक्ति, भक्ति या भुक्ति। ठीक है, सॉरी ये भोग या भुक्ति, भक्ति भुक्ति नहीं है, भोग या भुक्ति दोनों कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद तहसील कैसे बनता है, गांव से बनता है ना, तो इसको क्या कहा जाता था, गांव को क्या कहा जाता था, नगर, उपनगर, ग्राम। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रशासनिक व्यवस्था है। ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो मैं बताया हूं ये क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था है। सबको समझ आया। उस समय क्या होता था, राज्य होता था, राज्य के नीचे क्या होता था, संभाग, जैसे अभी भी होता है। संभाग को राष्ट्र कहा जाता था। संभाग किससे मिलकर बना होता था, जिलों से। जिलों को क्या कहा जाता था, आहार। जिला किससे मिलकर बना होता था, तहसील से। तहसील को क्या कहा जाता था, भोग या भुक्ति। ठीक है, तहसील गांव से बना होता था, गांव को ग्राम, नगर या उपनगर कहा जाता था। ये समझ गए ठीक है, चलिए 2 इंपॉर्टेंट चीज और लिख लेना इसमें, है ना।
ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बता रहा हूँ, है ना। चलिए यहाँ पे लिखना ताला गांव, यहीं पे सरबपुरी वंशी चल रहा है ना अभी। ताला गांव कहाँ है? ताला गांव बिलासपुर में, ठीक है। ताला गांव कहाँ है? बिलासपुर में है। तो देखते हैं, जब बिलासपुर हम है ना ताला गांव में, यहीं से एक मंदिर मिलता है देवरानी जेठानी। देवरानी जेठानी, अब इसकी विशेषता क्या है? सबसे प्राचीन, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है देवरानी जेठानी मंदिर। दूसरी चीज जो मिलती है यहीं पे, रुद्र शिव, रुद्र शिव, रुद्र शिव की अष्टमुखी, अष्टमुखी क्या मिला है? प्रतिमा, ठीक है। अष्टमुखी प्रतिमा, ये दोनों चीजें कहाँ से मिली है? ताला गांव से। और ये दोनों चीजें है क्या, क्यों बता रहा हूं? ये इसी वंश का है ना। ये जो दोनों हैं ये सरबपुरी वंश का ही है, इसी के समय का है, सरबपुरी वंश के समय का है, ठीक है। ताला गांव एक जगह है बिलासपुर में, वहाँ पे देवरानी जेठानी मंदिर है जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है, ठीक है। और क्या चीज़ है यहाँ पे? रुद्र शिव की अष्टमुखी, 8 सिरों वाली है ना, 8 मुखों वाली एक प्रतिमा मिली है जो रुद्र शिव की है। वो भी कहाँ से? ताला गांव से। और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये सरबपुरी वंश के समय की है, ठीक है। सबको समझ आया? चलिए अभी दूसरा राजवंश चालू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज जो बता दे रहा हूं उसको नोट कर लेना, ठीक है। सोमवंश, सोमवंश है ना, ये जो सोमवंश है ना, इसकी छत्तीसगढ़ में 4 शाखाएं थी। छत्तीसगढ़ में सोमवंश की छत्तीसगढ़ में 4 शाखाएं। छत्तीसगढ़ में कितनी शाखाएं? 4 शाखाएं, ठीक है। जो पहली है, पहली क्या है? दक्षिण कौशल का पांडुवंश या फिर सोमवंश, ठीक है, जो अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। दूसरा है मैकल का पांडुवंश या सोमवंश। तीसरा क्या मिलता है? उड़ीसा का, उड़ीसा या उत्कल का सोमवंश, ठीक है। चौथा जो मिलेगा कांकेर का, ठीक। अब देखना ये क्यों पहले से बता दे रहा हूं मैं, जो अभी जो नेक्स्ट पढ़ेंगे है ना,
वो ये पढ़ेंगे, उसके पश्चात ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। तो ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों हैं, है ना, ये है प्राचीन छत्तीसगढ़ में, और ये वाला जो है ये मध्यकाल में पढ़ेंगे। ये कब पढ़ेंगे? मध्यकाल में पढ़ेंगे। क्लियर है? सोमवंश की जो शाखाएं हैं, छत्तीसगढ़ में 4 शाखाओं का विवरण मिलता है। उसमें से जो पहली है वो दक्षिण कोसल का पांडुवंश, जिसी को सोमवंश भी कह सकते हैं, दक्षिण कोसल का पांडुवंश ही कहेंगे, लेकिन वो सोमवंश की शाखा थी, लेकिन कहलाएगा क्या? दक्षिण कोसल का पांडुवंश। दूसरा जो है वो मैकल का पांडुवंश। तीसरा जो है वो उड़ीसा का सोमवंश। ठीक है। उसके बाद चौथा जो है जिसको मध्यकाल में पढ़ेंगे वो है कांकेर का सोमवंश। क्लियर है सबको? ठीक। तो कल जो चालू करेंगे वो छत्तीसगढ़ का पांडुवंश। ठीक है, चलिए। द्रौपदी ने कल एक चीज पूछी थी मेरे से कि सर गुप्त संवत कब से चालू होता है? ठीक है, तो बेटा देखो, ये ईसवी संवत है, ये ईसवी सन है। ठीक है, ईसवी सन 0, 1, 2, 3, 4, 5 चालू हो गया। तो जब ये ईसवी सन है ना 319 पहुंच गया, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके जब 319 पहुंच गया, तो इसी समय क्या हुआ? गुप्त वंश ने गुप्त संवत, है ना, गुप्त संवत जारी किया। तो गुप्त संवत हम कब से मानते हैं? 319 से। तो वो जो है सन, ईसवी सन से कितना पीछे है? 319 वर्ष। ठीक है, इसीलिए जब राजर्षि तुल्य कुलवंश पढ़ा रहा था मैं, तो 282 प्लस 319 किया था, है ना। तो ये क्या आ गया था? 601 ईस्वी आ गया था। यहाँ पे कंफ्यूजन रहा होगा, अब समझ में आ गया कि जब 319 साल हो जाते हैं, हो गए थे, उस समय गुप्त काल आया, तो गुप्तवंशी शासकों ने क्या जारी किया? अपना एक पर्सनल, है ना, एक पर्सनल क्या है, कैलेंडर जारी किया। उसी को क्या कहा इन्होंने? गुप्त संवत। तो वहाँ से गुप्त संवत चालू हो गया था। ठीक है, चलिए। एक स्टूडेंट है ना, उसने कहा था कि सर पिछली क्लास को कैसे देखें? तो बेटा पहली क्लास से हम लोग ये बता रहे हैं कि कोई भी डाउट होता है, अगर आपको पिछला क्लास देखना है तो लिंक में जाओ, है ना, जिस दिन का लिंक है, क्योंकि एक दिन में केवल एक ही लिंक आया है। बीच में हम लोग ने 2 लिंक डाला हुआ था, उसमें ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन का ही था, लेकिन जो डेट है आपको अगर मान के चलो कि 4 नवंबर का देखना है, तो 4 नवंबर वाले डेट में जाओ, उस दिन जो लिंक शेयर हुआ है, ठीक है, उस दिन की क्लास आपको मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक। और आप लोग की दिक्कत क्या है कि आप लोग पहली क्लास से नहीं देख रहे हो, तो जो पहला क्लास है, जो ग्रुप में पहला जो लिंक है, वहाँ से देखते चलिए आप, तो आपको बीच में कोई चीज़ नहीं छूटेगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? द्रौपदी को क्लियर हो गया होगा ये गुप्त संवत वाला। ठीक। अब एक और विशेष चीज़, अभी जो बोल रहा हूँ मैं, 3-4 मिनट जो कहूँगा वो ध्यान से सुनना। ठीक है। किसी ने मेरे को मैसेज किया है व्हाट्सएप में, नाम नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, उसने कहा है कि सर हमको पीडीएफ चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे जो क्लास में होता है उसका पीडीएफ चाहिए। अभी मेरे को ये बताओ कि ये जो क्लास है वो आप लोग के लिए है, नॉर्मल क्लास है क्या? नहीं है ना। तो अगर मैं, जिनको लिखना है, जिनको पीडीएफ काम का है, जो पीडीएफ देख सकते हैं, उनके लिए तो चलो पीडीएफ दे देंगे, और जिनको मतलब जो अपने से लिख रहे हैं, जो शीट आती है उसमें लिख रहे हैं, है ना, तो फिर वो कैसे करेंगे? आपको तो पीडीएफ मिल गया, आप घर में बैठ के चुपचाप से पढ़ लोगे, और मेरे को पता है जिसको भी पीडीएफ मिलेगा फिर वो क्लास ज्वाइन नहीं करेगा, तो ये फिर कैसे करेंगे? तो उनके लिए तो फिर यह अन्याय हो गया ना, जिसको पीडीएफ का कोई काम ही नहीं है।
तो ये जो क्लास हो रही है आपके लिए ही हो रही है। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए, ठीक है, मैं बुक से ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो कोई ऐसा नोट्स है नहीं, तो आप मार्केट से बुक ला सकते हो, उसको रख सकते हो सामने, और जो चैप्टर चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है ना, उसमें जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप वहाँ पे नोट कर सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर बुक भी ले आए या चलो मैंने नोट्स भी दे दिया, तो जो प्राचीन इतिहास जो चल रहा है ना छत्तीसगढ़ का, अभी अभी 2-3 क्लास और चलेगा, 2 पेज में पीडीएफ बना के दूंगा, समझ जाओगे? कैसे समझोगे? एक्सप्लेन कौन करेगा? जो यहाँ पे जो क्लास में जो एक्सप्लेन करते हैं कौन करेगा? और आप ये कह रहे हो कि आपको लिखने में दिक्कत जा रही है, चीज़ें छूट जा रही हैं, तो आप क्लास को बार बार से देखो ना, क्या छूट जा रही है। हम लोग ये बोलते हैं कि क्लास में तुरंत ही नोट्स बनाओ। आप क्लास को अच्छे से सुन लो, ठीक है, अच्छे से देख लो, जब अगले दिन टाइम मिलता है या रात में फिर से टाइम मिलता है तो वापस से वीडियो को खोलो, ठीक है, लिंक में जाके, फिर आराम से पॉज करके, प्ले करके, स्पीड करके और धीरे करके आपस से आराम से साफ सुथरा टाइप का नोट्स बनाओ। क्या दिक्कत जाएगी इसमें? क्या चीज़ छूट जाएगा? और जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 पेज में मैं नोट्स बना के दे दूंगा। कैसे पढ़ोगे? पूरा फैक्ट रहेगा, साल भर लग जाएगा फिर भी नहीं याद होगा वो, ना समझ आएगा। ठीक है, जो नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे भी जो नोट्स देते हैं ना, नोट्स देते नहीं है, बेचते हैं, ठीक है, जो चीज़ फीस में ऑलरेडी इंक्लूड रहता है और नोट्स भी प्रॉपर नहीं रहता वो, उसके बावजूद भी क्लास वो लोग नोट्स पकड़ के अटेंड करते हैं और वापस से अपना नोट्स बनाते हैं, ठीक है। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप बोलोगे तो बुक का नाम भी बता दूंगा मैं, ठीक है, लेकिन किसी भी एक बुक में सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, क्योंकि बेटा मैं खुद 4-5 बुक से मिला के पढ़ाता हूँ। और आप बोलोगे तो 4-5 बुक का नाम बता दूंगा मैं, फिर उसको खंगालते रहना। तो नोट्स मेरे पास भी नहीं है, ठीक है, जो क्लास रहती है जो टॉपिक का, तो 4-5 बुक से मिला के हाँ यहाँ पे पढ़ाना है, ये होता है। और सर मैम लोग बताएंगे कि वो नोट्स दे सकते हैं कि नहीं करके, अगर उनको देना हो तो, लेकिन मेरे तरफ से नोट्स नहीं मिलेगा। ये जो क्लास करा रहे हैं यहीं पे आपको नोट्स बनाना है, अपनी हैंड राइटिंग में बनाना है, दूसरे के नोट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी कि जो मेरे पास नोट्स होगा, मैं जो पढ़ रहा हूँ है ना वहीं से आके यहाँ पे बता रहा हूँ, मेरे को किसी ने पढ़ाया नहीं है। तो जिसको भी ये मैं बोल रहा हूँ है ना, और जो पहले से दिमाग में रखे होगे कि हम भी नोट्स के लिए सर को बोलेंगे, तीनों में से किसी को या तीनों को करके, तो अच्छे से समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है। अगर किसी को यहाँ पे कुछ और पूछना है तो तुरंत कमेंट कर सकते हो, 2-3 मिनट से सर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो नोट्स आपको बनाना ही है, ठीक है। जिनको नहीं दिख रहा है वो कैसे बना रहे हैं, वो कैसे बना रहे हैं, उनको तो ज़्यादा डिफ़िकल्टीज है ना बनाने में। चलो ये बना लिए, रीजनिंग का कैसे करोगे, मैथ्स का कैसे करोगे? नोट्स दे दे आपको, समझ जाओगे। मार्केट में इतनी सारी बुक्स है ना, समझ गए इतने दिन से, क्लास नहीं करोगे। मेरे को बोलते हुए भी खराब लग रहा है। ये जो इतना सारा जो सेटअप लगाए हैं, जो ऑनलाइन जो फैसिलिटीज़ हैं अभी है ना, ये किसके लिए है? आप लोग के लिए है ना, ताकि घर में बैठ के अच्छे से पढ़ो करके। अब उस पर भी आप लोग बोल रहे हो कि सारी चीज़ें मिल जाए करके, तो नहीं पढ़ पाओगे। अगर नोट्स मिल जाएगा तो कभी ज़िंदगी में नहीं पास हो पाओगे जब तक से क्लास नहीं अटेंड करोगे तो, क्योंकि चीज़ों को जो सिंप्लीफाई करके जो पढ़ाएंगे वो टीचर्स ही पढ़ाएंगे ना, ठीक है। चलिए, अगर जिसको ख़राब लगा होगा तो उसको सॉरी है मेरे तरफ से, ठीक है, लेकिन समझ गए होगे तो इसको अदरवाइज नहीं लेना, ठीक है। और प्लीज़ एक चीज़ और है जो मैं बोल रहा हूँ कि बेटा जितने भी ऐसे स्टूडेंट है ना, जो बोर्ड को देख के पढ़ रहे हैं, है ना, जो इसको देख के पढ़ रहे हैं, बोर्ड को जो मैं यहाँ पे लिखाता हूँ, हम लोग जो लिखाते हैं, तो ये जो बोर्ड को देख के पढ़ रहा है, जो मैम को देख के पढ़ रहा है, जो मैम साइन लैंग्वेज में जो चीज़ों को ट्रांसलेट करती हैं,
मैम को और बोर्ड को जो देख के पढ़ रहा है वैसे जितने भी बच्चे हैं, प्लीज़ जितने भी बच्चे हैं ग्रुप में या वीडियोस के कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में कहीं पे भी या फिर पर्सनल हम लोग का जिनका भी नंबर होगा, प्लीज़ बता दे कि सर हाँ हम वैसे स्टूडेंट हैं, प्लीज़ करके ना, क्योंकि मैम को थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, वो जान नहीं पा रही हैं कि कितने बच्चे हैं, है ना, और कितना समझ आ रहा है, क्योंकि सबका लैंग्वेज अलग अलग होता है। तो अगर मैम को पता रहेगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं तो आपके अकॉर्डिंग वापस से वो फिर जो ट्रांसलेशन है वो उसको अकॉर्डिंग करेंगी आपके साइन लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये चीज़ प्लीज़ कर लेना, और जिनको नहीं, जो क्लास में नहीं होंगे, जिनको बाद में पता चलेंगी, उनको भी बता देना जो अभी की क्लास में होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ कर लेना, आपको ही सुविधा होने वाली है इससे। ठीक है, और नोट्स आप लोग जब तक नहीं बनाओगे तब तक एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ठीक है, नहीं निकलेगा, और बुक पढ़ के निकालना है तो निकाल लो, नहीं निकलेगा वैसे भी, क्योंकि चीज़ें जो पहले आती थी एग्ज़ाम में अब वैसे नहीं आ रही है ना। अब आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी जा रही हैं, अंदर से डीप से चीज़ें पूछी जा रही हैं, जो कि आपको मेनली जो छत्तीसगढ़ की जो चीज़ें हैं आपको एक बुक में सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, एक लाइन में यही चीज़ है। तो आपको क्लास एनी हाउ आपको यहाँ पे ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए। पीताम्बर बंजारे सर, इसी सन और इसी पूर्व का समझाने ना प्लीज़ थोड़ा सा है। वो बेटा वो सिलेबस में नहीं है, उसको छोड़ दो। जब इतिहास पढ़ रहे हो ना अभी, वहाँ पे सर कहाँ से चालू किए, एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये जो ईस्वी है, देखो ये जो ईस्वी है ना, ईस्वी सन, ये ज़ीरो है मान के चलो। ठीक है, ईसा मसीह जो थे, है ना, उनके जन्म को आधार मान के ईसा मसीह के जन्म को आधार मान के यहाँ पे, है ना, उनके जन्म को आधार मान के उनके जन्म के पहले वाला जो है हिस्सा उसको ईसवी पूर्व कहते हैं, ईसा पूर्व, और उनके जन्म के बाद वाले जो समय है उसको क्या कहते हैं, ईसवी कहते हैं। ये क्लियर है बस। उसके बाद और भी है AD BC, है ना, इंग्लिश में देखोगे तो ये बिफोर क्राइस्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, है ना, इसमें ही लेके चलोगे तो टाइम जोन को और भी पाँच टाइम में डिवाइड किया गया, वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है हमारे। ठीक है, तो बस इतना है। चलिए, जो भी चीज़ मैं बोला ध्यान से दिमाग में रखिएगा, है ना। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।